सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इसके पहले कल्चर मीडिया का वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का वीडियो कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस करने जा रहे हैं। यदि आपने अब तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो जरूर से। ठीक है, स्टेफ ऑरियस वाला वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था क्योंकि उसमें मुझे कहीं पे छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन मैं किया हूँ, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, या फिर ये आपका ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस वगैरह से कैसे इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाते हैं बैक्टीरिया। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले वही कि हम यहाँ पे जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो अपने प्रोफेशनल एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में अच्छे से कंटेंट हो अपने पास पेपर में लिखने के लिए, उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, मतलब कि बुलेट पॉइंट में हेडिंग बना बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस में वैसे ही रहेगा अपने, जैसे कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, विरुलेंस फैक्टर पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि इसमें से कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ पे यदि आ जाता है क्वेश्चन कि जैसे मान लो विरुलेंस फैक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस लिखो, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। यदि स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस पे कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप सारे हेडिंग के अंदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका भाई इंट्रोडक्शन, जिसमें कि कुछ नया नहीं होता है। आप आगे आगे जो भी चीज़ पढ़ने वाले हो वही सब चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव है, बीटा हेमोलिटिक है, चेन फॉर्मिंग कोकाई है, बिलोंग टू लैंसफील्ड ग्रुप। ठीक है, लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो बीटा हेमोलिसिस वाले होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, उसका लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन है, वो मैं लास्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे उसको जब बताऊंगा तो वहाँ पे इसको कवर कर दूंगा। ठीक ठीक, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिव, मतलब कि पस फॉर्मिंग एंड नॉन सेपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। मतलब ये सारी चीज़ें आप अभी आगे देखोगे क्लिनिकल फीचर में कि सेपरेटिव होते हैं, नॉन सेपरेटिव फीचर होते हैं। ठीक है, सेपरेटिव नॉन सेपरेटिव चीज़ें आपको आगे अच्छे से समझ में आएंगी। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि इंट्रोडक्शन बस आपको एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर कुछ 4-5-6 लाइन लिखने हैं ताकि आपका आंसर अच्छा देखने में लगे, रिलेवेंट लगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में वही सारी चीज़ें लिखनी है जो आप आगे भी पढ़ने वाले हो, है ना। तो विरुलेंस फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस में एक एम प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि इसको फैगोसाइटोसिस से बचाता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से बचाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। पिछले वाली वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कैसे बचा जाता है वो चीज़ मैंने बताई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजेंबल द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसकी वजह से आपको एक्यूट रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज कराता है। अब होता क्या है इसमें, ये आपको पैथोलॉजी में रूमेटिक हार्ट डिजीज और एक्यूट रूमेटिक फीवर अच्छे से पढ़ना है, जोन्स क्राइटेरिया वगैरह पैथोलॉजी में अच्छे से पढ़ना है। तो होता क्या है कि ह्यूमन हार्ट में जैसे कि जो मिट्रल वाल्व होते हैं, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो वाल्व होता है वो मिट्रल वाल्व अफेक्ट होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में। उसके अलावा एओर्टिक वाल्व अफेक्ट होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व उतना नहीं अफेक्ट होता है। तो मिट्रल वाल्व में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उससे ये एम प्रोटीन रिजेंबल करता है। तो बैक्टीरिया जो है कि बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है मिट्रल वाल्व पे, और मिट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन होती है, उसके बाद उसकी स्टेनोसिस होती है, यानी कि वाल्व की हार्डनिंग होने लगती है, और वहाँ पे जो मसल्स हैं उसकी हार्डनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट होने लगता है। यही है घुमा फिरा के आपका पूरा रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये जब पैथोलॉजी में डिस्कस किया जाता है तो रूमेटिक हार्ट डिजीज अच्छे से बताई जाती है। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। जैसे किसी को स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, आगे चल के वो एक्यूट रूमेटिक फीवर में, मतलब एक्यूट रूमेटिक फीवर हुआ, फिर मान लो इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर समय के साथ भविष्य में कभी आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज भी देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी देखने को मिलती है। आप पैथोलॉजी में PSGN पढ़ते हो, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि वहाँ पे भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से हार्डनिंग होने लगती है वहाँ पे। मतलब कि ग्लोमेरुलस में एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से हार्डनिंग वगैरह होने लगती है, और रीनल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इसके वेरिलेंस फैक्टर की बात करें तो इसके पास एम प्रोटीन होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से रिजेंबल करता है ह्यूमन हार्ट के, और इससे आपको एक्यूट रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक, हाइलुरोनिक एसिड यहाँ भी है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करेगा, टिश्यू को इन्वेड करेगा और पैथोजेनेसिस कॉज कराएगा। ठीक, हीमोलाइजिन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस में जो हीमोलाइजिन है इसको स्ट्रेप्टोलाइजिन बोलते हैं। इसमें 2 होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइजिन O, स्ट्रेप्टोलाइजिन S। जो स्ट्रेप्टोलाइजिन S है ये नॉन एंटीजेनिक होता है,
लेकिन जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है ये आपका बीटा हेमोलिसिस कराता है। स्टेफ ऑरियस में आपको नैरो जोन बीटा हेमोलिसिस देखने को मिलती थी ब्लड अगर, यहाँ पे आपको वाइड जोन बीटा हेमोलिसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लैब डायग्नोसिस में देखो तो ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है इसके आसपास काफी लंबे जोन में आपको यहाँ पे ब्लड की लाइसिस देखने को मिल रही है, ब्राउन कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, ब्लड टूट चुका है, उसके फैक्टर्स वगैरह बाहर आ चुके हैं, इसलिए ब्राउन कलर दिख रहा है, जो कि आपका चॉकलेट आकार में होता है। ब्लड को हीट करके लाइस करके चॉकलेट आकार बनाते हैं, है ना। इसके बाद बात करें इसमें और क्या क्या होता है, तो इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एंडोटॉक्सिन। ये क्या क्या कराता है, तो ये स्कारलेट फीवर कराएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराएगा, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कराएगा। ठीक, आगे आपको क्लिनिकल फीचर में ये डिटेल में अभी देखने को मिलेगा। टॉक्सिन के अलावा इसके पास एंजाइम में और कौन कौन से होते हैं विजिलेंस फैक्टर, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, एक सेकेंड, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, हाई एल्यूरिनेडेज हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कराएगा, ये फाइब्रिन का ब्रेकडाउन कराएगा, फाइब्रिनोलिसिस कराएगा। ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड को ये ब्रेक करेगा, कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करेगा। ठीक है, टिश्यू को इन्वेड करेगा, नेक्रोसिस कराएगा और पैथोजेनेसिस कॉज कराएगा। ये चीजें आपको पता है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज आप स्ट्रेप्टोकोकस के अलग स्पीसीज से आप स्ट्रेप्टोकाइनेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, और उसको यूज करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस कराने के लिए, मतलब फाइब्रिन का क्लॉट तोड़ने के लिए। ठीक है, बाकी एंटीकोगुलेंट ड्रग भी यूज कर सकते हैं, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, वारफेरिन वगैरह हो गए, हेपेरिन वगैरह हो गए। तो उसके अलावा हम लोग देखें कि पैथोजेनेसिस, वही पैथोजेनेसिस आप देख लो, पैथोजेनेसिस की एक हेडिंग बनेगी कि ये कैसे मतलब डिजीज कॉज कराता है। तो जो एम प्रोटीन होता है, लिपोटिकोइक एसिड होता है, ये एडहियर करेगा आपके एपिथेलियल सेल से। ठीक है, इम्यून से ये अपने आप को बचाएगा। ठीक है, जो एम प्रोटीन होता है वो फैगोसाइटोसिस से भी बचाता है, आपने ऊपर देखा था इम्यून सिस्टम। ये एम प्रोटीन जो होता है वो एंटी फैगोसाइटिक होता है। ठीक है, और जो एम प्रोटीन होता है उसके बारे में मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन से ये रिसेंबल करता है ह्यूमन हार्ट के वाल्व के ग्लाइकोप्रोटीन से। तो मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन ये देखने को आपको मिलेगा रूमेटिक हार्ट डिजीज में। ठीक है, टिश्यू डैमेज कराएगा। तो ये जो आपके हाइल्यूरोनिडेज हैं और स्ट्रेप्टोकाइनेज हैं, ये लोग क्या करेंगे, टिश्यू को इन्वेड करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करेंगे। ठीक है, एंजाइम जो है वो डिग्रेड करेंगे होस्ट टिश्यू को और इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें सपरेटिव इन्फेक्शन, नॉन सपरेटिव मतलब पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, ऐसे सिम्टम्स जिसमें पस बने, तो आपको फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, फेरेंजाइटिस मतलब सोर थ्रोट। तो यहाँ पे फेरेंजाइटिस में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, तो सोर थ्रोट मिलेगा, फीवर आएगा। ठीक है, टॉन्सिलर एक्सुडेट, तो जो ये जो आपका टॉन्सिलर एरिया है उसके आसपास जो सॉफ्ट पैलेट है वहाँ पे व्हाइट कलर एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही सिम्टम आपको डिप्थीरिया के इन्फेक्शन में मिलता है, जहाँ पे एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन डिप्थीरिया के इन्फेक्शन में। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन में जो फेरेंजाइटिस होती है वहाँ पे व्हाइट कलर के एक्सुडेट, मतलब कि व्हाइट कलर का जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होगा वो वहाँ पे देखने को मिलेगा टॉन्सिलर एरिया में। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस देखने को मिलेगा, मतलब टिश्यू की नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेलुलाइटिस, निमोनिया, लिम्फेंजाइटिस ये सब देखने को मिलेगा। ठीक, सेलुलाइटिस वगैरह मैं बताया हूँ। ठीक है, स्टेफ ऑरियस वाले में, है ना। टॉक्सिन मेडिएटेड कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, वही आपके टीएसएस वाले सिम्टम होंगे, फीवर, हाइपोटेंशन, रैश वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। स्कारलेट फीवर होगा। स्कारलेट फीवर क्या होता है, बुखार आता है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रॉबेरी टंग होती है। ठीक है, टंग पे स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस होता है। उसके अलावा सैंड पेपर रैसेस देखने को मिलते हैं बॉडी पे। ठीक, लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। सोर थ्रोट तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसका क्लासिकल फीचर है। ठीक, नॉन सपरेटिव, बिना जहाँ पस का फॉर्मेशन ना हो, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आरएचडी देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया आरएचडी कैसे होता है। ठीक, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगी बॉडी में, एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन होगा जगह जगह पे। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन होगा, वहाँ पे स्क्लेरोसिस होगी, हार्डनिंग होगी। ठीक, ये सारी चीजें वहाँ पे होंगी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। पांडाज, यहाँ पे ये देखो मैंने तीनों ऐसे लिखे, पीएसजीएन, आरएचडी और पांडाज। ठीक है, पांडाज क्या होता है, पेडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो ये तीन चीजें आप नॉन सपरेटिव मैनिफेस्टेशन में लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकल के डिजीज में। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखेंगे विरुलेंस फैक्टर्स, इनलिस्ट करेंगे पैथोजेनेसिस कैसे डिजीज कॉज कराता है, क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होते हैं। ठीक, उसके बाद लैब डायग्नोसिस, माइक्रो का पेपर है तो लैब डायग्नोसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही अपने को लिखना है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में हम लोग एक्यूट रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी से आप
अभी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्यूट रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज, इसमें जोन्स क्राइटेरिया होता है और इसका यही ट्रिक होता है। ये हो गया आपका जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, एरिथमेटस रेस और साइडम कोरी, ठीक है, और इसके अलावा फीवर और अर्थराइटिस और कार्डाइटिस, ये सारे सिम्टम होते हैं, ठीक है। इसको जोन्स क्राइटेरिया बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको रोमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलते हैं, ठीक। मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो जाती है बेसिकली, ठीक है, मिट्रल वाल्व हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें होंगी। मतलब हार्ट ब्लड पंप करेगा लेकिन मिट्रल वाल्व की हार्डनिंग हो चुकी है तो वाल्व में डिफेक्ट है तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो आपको कल्चर मीडिया वाले लेक्चर में मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट मीडिया जो पाइक्स मीडिया होता है इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को, ठीक है। स्पेसिमेन लेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, लैब में ले जाएंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन्स में दिखेंगे। स्टेफ ऑरियस में ग्रेप लाइक क्लस्टर में दिखते थे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। ये भी जीपीसी आपको चेन में दिखेंगे। कल्चर करेंगे हम लोग तो ब्लड अगार पे बीटा हिमोलिसिस दिखेगा, ठीक है, वाइड जोन हिमोलिसिस दिखेगा, जैसे कि उसमें स्टेफ ऑरियस में नैरो जोन हिमोलिसिस दिखेगा, यहाँ दिखता है, वैसे यहाँ पे वाइड जोन हिमोलिसिस देखने को मिलती है, ठीक। बायोकेमिकल टेस्ट में कैटलिज नेगेटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, कैटलिज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ठीक है। सेरोलॉजी में एसओ टाइटर कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर में पीसीआर कर सकते हैं टॉक्सिन जीन्स के लिए, ठीक है, जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है टॉक्सिन के लिए, उन सारे जीन्स के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस खत्म हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग सेवरल हेडिंग में, ठीक है, मल्टीपल हेडिंग में चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अच्छे से किसी आंसर को किस हिसाब से ये रिटन एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अगला टॉपिक आपका होने वाला है निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्राम नेगेटिव पे आ जाएंगे, ठीक है, ग्राम नेगेटिव कोकाई पे आ जाएंगे, निजेरिया मेनिंजाइटिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।